कैमरा ऑन। Doubt from last class? कोई डाउट नहीं है। मैम एंटरप्रेन्योर एबिलिटी में मैम एक पॉइंट था टैक्ट, सॉरी प्रमोटर। मैम फ्लोटेशन और कैपिटल सब्सक्रिप्शन का इन स्टेज एंड फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में थोड़ा डाउट। क्या आदर्श आप बताइए, पहले क्या बोल रहे थे, कहाँ पे है, किसका पॉइंट? प्रमोटर्स एबिलिटी, प्रमोटर्स के एबिलिटी में टैक्ट। टैक्टफुलनेस वाला बोल रहे हैं क्या? टैक्टफुल मतलब आप में स्किल कितना है। जैसे मान लीजिए कंपनी शुरू कर रहे हैं अगर आप, तो यू नीड टू कन्विंस पीपल टू कम अप एंड गेट एसोसिएट विद दिस कंपनी। ठीक है, कोई नया वेंचर अगर आप खोल रहे हैं तो आप उसको कन्विंस करेंगे ना कि भाई पैसा लगाओ यहाँ पे, तो वो टैक्ट होना चाहिए ना। सब लोग तो कन्विंस करने का पावर रखता है नहीं। ठीक है, तो ये कन्विंसिंग पावर या स्किलफुलनेस इज इम्पोर्टेंट इन दैट केस। ठीक है, और संजलि समझ गए ना आदर्श? यस मैम। संजलि मैं पूछ रही थी स्टेजेस एंड फॉर्मेशन ऑफ अ कैपिटल में मैम थर्ड पॉइंट फ्लोटेशन और कैपिटल सब्सक्रिप्शन। हाँ, तो फ्लोटेशन ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब पूछ रहे हैं। थोड़ा समझ नहीं आया। Yes. फ्लोटेशन ऑफ कैपिटल का थर्ड पॉइंट अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रोकर। हाँ, तो कंपनी जब रन करेगी तो हम लोग अकेले तो कंपनी रन करेंगे नहीं, तो हम लोग को कुछ एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी। लाइक आप शेयर ही खरीदते हैं, जो भी पैसा वगैरह आएगा तो डायरेक्ट कंपनी के पास थोड़ी आएगा, कंपनी अपना बैंकर अपॉइंट करती है। ठीक है, वो बैंकर्स के पास आएगा, फिर अपना ब्रोकर अपॉइंट करती है। कंपनी का अपना ऑडिटर होता है, कंपनी का अपना सेक्रेटरी होता है, तो वो अपॉइंट करना होता है। ठीक है, वो प्रोसीजर है। ओके मैम, गॉट इट। हम लोग फ्लोटेशन कर लिए थे? नो मैम। नो मैम। पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, तो स्टेजेस हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। स्टेजेस में फर्स्ट स्टेज हो गया था प्रमोशन। दिमाग में आइडिया आया, प्रमोशन स्टेज, सारा कुछ असेंबल करना, इन्वेस्टिगेट करना। सेकंड इज इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन कौन एक्सप्लेन करेगा? प्रेरणा। इनकॉर्पोरेशन में क्या क्या डिस्कशन हुआ था? मैम पिछली क्लास में एब्सेंट थे। मेघा। मैम पिछले क्लास में हम भी एब्सेंट थे। मनीषा। मैम मैं भी एब्सेंट थी। गुड, तो इसलिए आज भी एब्सेंट रहना है। सब कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। आज इसका एग्जाम 27 को हो, वो कैसे एफर्ट कर सकता है एब्सेंट रहने का? अगर एब्सेंट रहते हैं तो एटलीस्ट देख लीजिए, सारा कुछ तो अपलोडेड है यूट्यूब पे। तो फ्रेंड से पूछ लीजिए क्या क्या डिस्कशन हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। दोबारा मैं रिकैप कर रही हूँ, क्विक रिकैप। पहला तो 4 स्टेज है, लोग डिस्कशन किए थे। स्टेजेस में थे आप लोग? हाँ, स्टेजेस में तो थे ना? 4 स्टेजेस होता है टोटल। यस और नो? यस और नो? मनीषा, प्रेरणा, मेघा। वही तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हुआ था। ओके, मतलब एक भी स्टेजेस आप नहीं देखे। तो क्या डिस्कशन हुआ था? 4 स्टेजेस होता है टोटल कैप कंपनी के फॉर्मेशन के लिए। नंबर 1 इज प्रमोशन स्टेज, नंबर 2 इज इनकॉर्पोरेशन, फ्लोटेशन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्रमोशन में हम लोग क्या करते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं जिनके दिमाग में आइडिया आता है, ठीक है, कि किस चीज का बिजनेस हम लोग को शुरू करना है, ठीक है, इसी प्रमोशन स्टेज में हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं
क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं? एज इफ किस चीज का बिजनेस शुरू करना है, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगेगा, क्या मशीनरी क्या चाहिए होगा, स्किल्ड लेबर हो चाहिए या अनस्किल्ड लेबर चाहिए, लेबर चाहिए तो कितना वेजेस देना होगा। ठीक है, ये सारा प्रमोशन स्टेज में होता है। फिर उसके बाद काम क्या करना होता है? असेंबल करना। ठीक है, सब कुछ ले आए, उसके बाद असेंबल करना, राइट, ह्यूमन रिसोर्स को लाना, मशीनरी को इंस्टॉल करवाना, प्रॉपर अलाइन करना ताकि वो बिजनेस गोइंग कंसर्न बन पाए। ठीक है, इसके अलावा हम लोग डिस्कशन किए थे, क्विक रिकैप है इसलिए फटाफट पेन भी चलाते रहिएगा जो कि दिमाग में रहे, नहीं तो फिर ये भी एनर्जी वेस्ट हो जाए। प्रमोटर का हम लोग फंक्शन देखे थे, क्या क्या रोल होता है, मतलब रोल इन द सेंस कि आपके पास सर्टेन कंपल्सन होता है कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि ये सब चीज आपको करना होगा। लाइक आप जो भी पैसा लाएंगे वो आप अपने अकाउंट में नहीं रखेंगे, वो आप कंपनीज अकाउंट में रखेंगे। ठीक है, और क्या क्या था? आप कंपनी के बिहाफ पे कुछ सेल परचेज वगैरह भी कर सकते हैं। फिर अपना प्रॉपर्टी आप अनरीजनेबल हाई प्राइस में नहीं आप दे सकते हैं कंपनी को। ठीक है, पूरे केयरफुल हो करके आपको वर्क अपना प्रमोट करना होगा। और जो भी काम करेंगे आप ईमानदारी से करेंगे, कोई किसी के ट्रस्ट को ब्रीच नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, कोई सीक्रेट प्रॉफिट आप अर्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा था, मतलब लीगल बाइंड है इन लोग के ऊपर, प्रमोटर के ऊपर। टाइप्स ऑफ प्रमोटर हम लोग डिस्कशन किए थे। टाइप्स ऑफ प्रमोटर में नंबर 1 वाज एंटरप्रेन्योर प्रमोटर। क्या होता है अभियश एंटरप्रेन्योर प्रमोटर? मैम प्रीवियस क्लास में हम भी नहीं थे। कहाँ सब लोग पार्टी मनाने गए थे क्या सबके साथ? बताइए दिव्या। हम भी नहीं थे पिछले क्लास में। संजलि थी, खुशी थी, Yes, ma'am. May I, ma'am? मैम तो था, और सुयस भी था। आप लोग बताइए एंटरप्रेन्योर प्रमोटर। मैम, entrepreneurial promoter means वो बिजनेस का फाउंडर भी होता है एंड ऑर्गेनाइज भी खुद ही करता है, वो सीईओ भी होता है, एग्जीक्यूट भी करता है। ठीक है, प्रोफेशनल प्रमोटर खुशी। मैम प्रोफेशनल प्रमोटर्स का मतलब होता है उसका ऑक्यूपेशन ही होता है प्रमोट करने का। वो बिजनेस को हैंड ओवर पहले बना देता है, फिर हैंड ओवर कर देता है। गुड। ओकेजनल प्रमोटर, सुयस। मैम ओकेशनल प्रोमोटर वो होता है मैम जिसका मेन जॉब प्रमोटिंग का नहीं होता है, उसका अलग बिजनेस भी होता है। वो अपना स्किल, अपना एक्सपर्टीज प्रमोशन के टाइम पे देता है, उसके बाद अपने मेन जॉब में वापस चला जाता है। फाइनेंशियल प्रमोटर आदर्श? फाइनेंशियल प्रमोटर वो होता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो आइडिया देते हैं बिजनेस का। ठीक है, और गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कोई बताइए जो लोग थे प्रेजेंट। कुछ कंपनी में गवर्नमेंट हेल्प करती है प्रमोट करने के लिए, लाइक आयरन एंड स्टील, कोल, शिपिंग। ठीक है, ये सब में गवर्नमेंट प्ले करती है रोल एज अ प्रमोटर। फिर क्वालिटीज ऑफ प्रमोटर हम लोग डिस्कशन किए थे। ऑब्वियसली प्रमोटर है तो मेन जॉब उसी का है बिजनेस शुरू करना, गोइंग कंसर्न बनाना, सब उसकी जिम्मेदारी है। तो विजनरी होना चाहिए, लाइक किस में सबसे ज्यादा भी अपॉर्चुनिटी है किस बिजनेस में। अलर्ट माइंड का होना चाहिए। ठीक है, ये देखना होगा, कैश करना पड़ेगा कि अभी प्रेजेंट में किसका है और फ्यूचर में किसका होने वाला है। विजनरी मतलब क्या? आज से 10 साल के बाद किसका ज्यादा क्रेज होने वाला है अभी। अलर्ट माइंड मतलब क्या? अभी किसका ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। रिसोर्सफुलनेस मतलब क्या? रिसोर्सफुलनेस मतलब क्या? जिसके लिए मैं बता रही हूँ वही लोग कैमरा ऑफ रखे हैं, तो फिर बेकार है रिपीट करना। मैं सीधा वहीं से शुरू करती हूँ जहां से छोड़ा था। मनीषा मेघा? रिपीट किसके लिए हो रहा है? इन लोग को तो पता ही है सब जो लोग क्लास कर रहे हैं, तो कम से कम इतना तो कष्ट करिए कि कैमरा ऑन करके रखिए। मेघा, यू ऑल्सो, यू आर देयर मेघा? ओके, अब आगे चलिए।
रिसोर्सफुलनेस मतलब समझिए कि मेरे पास रिसोर्स होना चाहिए, लाइक फाइनेंशियल कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स को कैलिबर ह्यूमन रिसोर्स को भी लाना, ठीक है, ये भी कैलिबर होनी चाहिए। और चाहे जितना भी फिजिकल रिसोर्स में क्या क्या आ गया, मशीनरी एंड ऑल, ठीक है, सारे आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करना, एक्शन ओरिएंटेड प्लान करना, ये है रिसोर्सफुलनेस। रिस्क टेकिंग एबिलिटी कहने का मतलब क्या है कि रिस्क लेने लायक होना चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क हर बिजनेस में रहता है, ठीक है, और सब लोग रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं रखते, लेकिन बीइंग अ प्रमोटर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। टैक्ट का मतलब अभी तुरंत डिस्कशन कर लिए कि हम लोग को प्रॉपर स्किल सेट की जरूरत है, यानी कन्विंसिंग पावर होना चाहिए, गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, ताकि हम कन्विंस कर पाए, परसुएड कर पाए इन्वेस्टर, ठीक है। पेशेंस कंसिडरेशन, तो ऑब्वियसली बिजनेस है तो पेशेंस तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि विद इन 1 ईयर या शॉर्ट टर्म में वहां से आप इनकम तो जनरेट नहीं कर पाए, ठीक है, ब्रेक इवन भी पहुंच पाएंगे तो ये आपका अचीवमेंट है, ठीक है। एनालिटिकल एबिलिटी मतलब क्या कि आपका आइडिया, अपॉर्चुनिटी, कॉस्ट, बेनिफिट, ये सारा कुछ एनालिटिकली आपको चेक करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हो गया खत्म, यानी प्रमोशन कर लिए, इन्वेस्टिगेट कर लिए, आइडिया जनरेट कर लिए, फर्स्ट स्टेप हो गया खत्म। यहाँ से शुरू होता है हम लोग का सेकेंड स्टेज, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। इनकॉर्पोरेशन कहने का मतलब रजिस्ट्रेशन कंपनी का करवाना होता है कंपनीज एक्ट के अंदर, ठीक है। अब कंपनीज एक्ट के अंदर अगर हम करवाएंगे तो सबसे पहला काम हमको करना होता है लीगल प्रोसीजर में अपना नेम का अप्रूवल लेना होगा, यानी आप कंपनी का क्या नाम रखना चाहते हैं वो आपको अप्रूवल देना होगा। तो उसमें आपका कंसिडरेशन आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नेम क्लाउज में रिटर्न है, नेम क्लाउज को आपको फॉलो करना होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 5 क्लाउज, मनीषा, ठीक है, 5 क्लाउज होता है, आगे मेमोरेंडम में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी जान लीजिए उसमें से एक क्लाउज है नेम क्लाउज, ठीक है। नेम क्लाउज होता है, ऑब्जेक्ट क्लाउज होता है, रजिस्ट्रेशन आपका रजिस्टर ऑफिस कहाँ है वो क्लाउज होगा, ऑब्जेक्ट क्लाउज होता है, ठीक है। लाइबिलिटी कितना लेंगे, लाइबिलिटी क्लाउज होता है, ठीक है। 2013 में एक नई कंपनी आई है ओपीसी कंपनी, तो जिसकी वजह से एक और क्लाउज ऐड हो गया है मेमोरेंडम में, आपका लाइबिलिटी क्लाउज, सॉरी नॉमिनी क्लाउज, ठीक है। प्राइवेट और पब्लिक में कोई नॉमिनी क्लाउज नहीं होता, लेकिन ओपीसी में नॉमिनी क्लाउज भी ऐड हो गया। जो भी मैं बता रही हूँ हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा अलर्ट माइंड और पेन चलना चाहिए, ठीक है, ताकि मैम दिमाग। यहाँ पे जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी है वहाँ पे जो लिखा हुआ है इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी इम्प्लाइज इट्स रजिस्ट्रेशन एज ए कॉर्पोरेट अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। तो मैम वहाँ पे 1956 क्यों लिखा हुआ? अमेंडमेंट तो 2013 में रिसेंटली हुआ ना। हाँ, तो ये पुराना सेट है, और वैसे भी 1950 ये तो मैं कल ही बताई थी खुशी कि 1956 के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाएं, 2013 के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाएं, या इससे पहले वाला लॉ में अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। अभी तो अब नया खोलेंगे तो 13 में करवाना होगा ना, अब अगर खोलेंगे तो 13 में करवाना होगा। ओके, हो सकता है कुछ साल के अभी भी कुछ अमेंडमेंट लॉ में यही होता है कि आपको करंट क्या है वो कंटिन्यूस चेक करते रहना हो सकता है आज मैं आपको ये बता रही हूँ 2013 6 महीने के बाद कुछ और हो जाए, कुछ और ऐड हो जाए, बहुत कुछ चेंज हुआ है 2013 के अमेंडमेंट में, बहुत कुछ। लाइक अभी अगर डिस्कशन हो रहा है तो अभी मैं बता देती हूँ, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम होता है नहीं, 27 को जब एग्जाम है, तो अभी चूंकि बात उठी है तो बता दूं। जैसे 13 में आपका एक तो ओपीसी की बात अभी तुरंत हुई, 1% कंपनी, ये 1956 में नहीं था। इसके अलावा कोई भी कंपनी को शुरू करने के लिए पहले मिनिमम अमाउंट होता था, लाइक अगर प्राइवेट कंपनी है तो पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख होना चाहिए, पब्लिक कंपनी है तो पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख होना चाहिए, ये 56 का है। अब 2013 में क्या हो गया कि अब कुछ मिनिमम प्रोविजन नहीं रखा, ठीक है, ये जो पेड अप कैपिटल शेयर पेड अप कैपिटल वाला जो लोचा था वो खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो बहुत सारा चेंजेस हुआ है 2013 56 के कंपैरिजन और 2013 में क्या क्या चेंज हो, तो ये सब अमेंडमेंट हुआ है उसमें, ठीक है। ओके मैम। मिनिमम वाला तो डिस्कशन हो ही गया है, मिनिमम मैक्सिमम वाला, ठीक है। मैक्सिमम पहले 1956 में प्राइवेट कंपनी में था आपका 50 के अराउंड, और अब हो गया है 200 हो गया है। फिर इसमें पब्लिक कंपनी में आपका अनलिमिटेड हो गया है, पहले था 100 या 200 के अराउंड 1956 में, ठीक है। तो हो सकता है कंपैरेटिव करके पूछा जाए, लेकिन चांसेस कम है क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम कंपटीशन में पूछा जाएगा 30, लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम में जनरली पुराना ही पूछते हैं, 1956 ही पूछेंगे, ठीक है।
अब आ जाइए, चूंकि आप लोग कंपटीशन ओरिएंटेड हैं तो एग्जाम में बैठेंगे, इसीलिए आपको 13 का भी मैं कंपैरेटिव स्टडी देने जा रही हूँ। तो आइए फिर इनकॉर्पोरेशन में सबसे पहले अप्रूवल ऑफ नेम। ये अप्रूवल ऑफ नेम मैंने क्या बताया कि मेमोरेंडम नेम क्लाउज में मेंशन होता है कि आपका नेम का क्या क्या प्रोविजन, यानी किन किन पॉइंट को आपको याद रखना होगा। इसमें जो मेंशन उसे ज्यादा मैं बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा कंटेंट मिले एग्जाम में लिखने के। ठीक है, तो ये सब आप एक्स्ट्रा जो मैं बता रही हूँ वो लिख लीजिए। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नेम क्लाउज में सर्टेन रिस्ट्रिक्शन है नाम रखने का। ठीक है, एक तो 3 नाम का ऑप्शन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आप अगर एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम है तो वो सेम नाम आप नहीं रख सकते। पब्लिक कंपनी है तो लास्ट में आपको लिमिटेड लगाना होगा। प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लगाना होगा। समझ आ रहा है मेगा? कंपनी के पीछे कोऑपरेटिव नहीं लिख सकते आप क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और अगर कोई प्रोहिबिटेड नाम अगर है वो आप नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये सब रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए आपको 3 नाम सजेस्ट करना है प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद सेकंड इनकॉर्पोरेशन में सेकंड स्टेप होता है कि आपको कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट फिल करना होता है। ठीक है, लाइक आप सिमेज में एडमिशन लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट तो कंपलसरी है देना। माइग्रेशन दिए होंगे, करेक्टर सर्टिफिकेट दिए होंगे, मार्कशीट दिए होंगे। सेम वे कंपनी जब आप फॉर्म करेंगे, कंपनी अगर बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास आपको जाना पड़ेगा। तो आप जो रजिस्ट्रार के पास जाएंगे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देंगे? तो सबसे पहला नेसेसरी डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? एक तरीके से आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, चार्टर्ड ऑफ द कंपनी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ सबसे क्वेश्चन आता है कि चार्टर्ड ऑफ द कंपनी इज एमओए या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी इज एमओए। ठीक है, हाँ, तो उसमें क्या मेंशन रहता है, तो आपके पास कितना पावर है, ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, वो सब इसमें मेमोरेंडम में मेंशन रहता है। पावर्स हो गया, ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी के फॉर्मेशन का, वो सब इसमें मेंशन रहेगा। ठीक है, तो ये आपको दिखाना होता है मेमोरेंडम, ये रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास। ठीक है, इसमें साइन होना चाहिए कम से कम 2 मेंबर का अगर प्राइवेट कंपनी है तो, 7 मेंबर का अगर पब्लिक कंपनी है तो। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी जो यहाँ पे साइन किए हैं वो ही सेम सिग्नेचर यहाँ भी होना चाहिए। और अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ज्यादा पावरफुल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर कोई काम आप ऐसा कर रहे हैं जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं है तो चल भी जाएगा, लेकिन अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो वो अल्ट्रा वायर हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कानून के नजर में उसको लीगल नहीं माना जाएगा। जो कुछ भी आपको करना है आप एमओए में मेंशन करेंगे, कितना कैपिटल आपको उठाना है पब्लिक से वो भी आपको मेंशन करना है, आपका रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ रहेगा वो आपको मेंशन करना है, लाइबिलिटी कितना लेने के लिए तैयार हैं आप वो मेंशन करना है। यानी A to Z आपका कंपनी के फॉर्मेशन का जो भी आपके दिमाग में स्ट्रक्चर है वो सब आपको इसमें मेंशन करना होगा। इससे बाहर अगर आप कुछ करते हैं तो तुरंत रजिस्ट्रार एक्टिव हो जाएगा और तुरंत आपके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर देगा। समझ आया? इसीलिए सारा चीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन समझ गए? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसका सब्सिडियरी है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। अब इसमें एक और प्रोविजन है, एमओए किसी भी कंपनी को फॉर्मेशन के लिए कंपलसरी डॉक्यूमेंट, लेकिन अगर आप एओए अगर नहीं बनाते हैं तो एओए की जगह पे आपके पास टेबल ए है, शेड्यूल 1 ऑफ कंपनी एक्ट। ठीक है, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टेबल ए शेड्यूल 1 ऑफ कंपनी एक्ट, जहाँ कर्सर मूव कर रहा है वहां देखिए। ठीक है, टेबल ए इन शेड्यूल 1 ऑफ कंपनी एक्ट। ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव कम चांस है लेकिन हाँ जान लीजिए। अब नोटिस की बात करते हैं। तो नोटिस क्या करना है हमको, 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये बताना होगा कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा कंपनी का। ठीक है, कहाँ सिचुएटेड होगा। 30 दिन के अंदर अंदर सारा डॉक्यूमेंट फिल करने के अंदर अंदर आपको बताना है। एग्रीमेंट भी डिस्कशन हुआ था, विच द कंपनी प्रपोजेस टू एंटर इनटू, मतलब जिससे भी आप बीइंग अ कंपनी जिससे भी आपको एग्रीमेंट करना है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कोई बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कोई कंपनी हो। ठीक है, वो आपको बताना हो कि किसके साथ आप एग्रीमेंट में इंटर कर रहे हैं। फिर लिस्ट ऑफ द पर्सन, लिस्ट ऑफ द पर्सन से यहाँ मतलब है किसको आप डायरेक्टर बना रहे हैं, कौन कौन एग्री हुए हैं डायरेक्टर बनने के लिए, उसका पूरा नाम, उसका एज,
और ऑक्यूपेशन, उनका परमानेंट एड्रेस, वो सारा इसमें मेंशन होना चाहिए, ठीक है। फिर डायरेक्टर्स का यहाँ पे तो लिस्ट आप दे दिए, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर का रिटन कंसेंट भी होना चाहिए कि यस आई एग्री टू वर्क एज एन डायरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे फिर अंडरटेकिंग की बात हो रही है कि इतना क्वालिफिकेशन शेयर यानी इतना शेयर हम ले रहे हैं, ठीक है, ये करके फिर उसका साइन अंडरटेकिंग लेकर, ठीक है। फिर अगर आप ऐसी इंडस्ट्री को खोलना चाह रहे हैं, ऐसी कंपनी खोलना चाहते हैं जिसको आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है, लाइसेंस हमने बताया था लास्ट क्लास में, जैसे ड्रग्स हो गया, टोबैको हो गया, हजार्डियस केमिकल हो गया, ठीक है, ये सब कैटेगरी वाला अगर इंडस्ट्री है आपका, तो यानी फर्स्ट शेड्यूल ऑफ IDRA एक्ट 1957 में अगर आ रहा है तो कॉपी ऑफ लाइसेंस भी आपको दिखाना होगा रजिस्ट्रार को। और लास्ट में आपका स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन कि हाँ कि जो जितना भी आपको डिटेल दिया गया है वो सही है, और उसके बाद सिग्नेचर होना चाहिए डायरेक्टर का, यहाँ देखिए डायरेक्टर का, मैनेजर का, सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी का, एडवोकेट का, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों, ठीक है। इतना डिटेल आप, ये सारा डॉक्यूमेंट आप रजिस्ट्रार के पास देंगे, ठीक है, समझ आया? यस मैम। अब आगे बढ़िए। इतना डॉक्यूमेंट देने के बाद आपको करना होता है, ऑब्वियसली रजिस्ट्रार के पास जाएंगे तो सर्टेन फी आपको देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। पेमेंट ऑफ फी along with above document, the company must pay the prescribed filling fee, stamp duty and registration fee, ठीक है। The amount of registration fee varies according to the amount of authorized capital of the company. Now what do you mean by authorized capital? वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगा। हाँ, जैसे मान लीजिए आपको खुशी, आपको कंपनी खोलना है, बाकी लोग के लिए ये, जब अगर खोलना है तो आप रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस के पास ही जाएंगे, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास ही जाएंगे। अब रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास आप जा रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि आप कितने कैपिटल से कंपनी खोलना चाहते हैं। तो जो कितने कैपिटल से खोलना चाहते हैं, चाहे आप जो अमाउंट बता रहे हैं, मान लीजिए 5 लाख से खोलना चाह रहे हैं, ठीक है, 5 लाख हालांकि बहुत कम अमाउंट है, 1 करोड़ से खोलना चाह रहे हैं, ठीक है, आप कुछ भी अमाउंट रख लीजिए, इमेजिनरी अमाउंट, इतना अमाउंट रख रहे हैं। अब ये बोलने भर से होता नहीं है, ये आपको रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी बोलेगी कि ठीक है, आप जितने भी अमाउंट से खोलना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ से खोलना चाह रहे हैं, तो आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन करिए, कैपिटल क्लाउज में होता है ये मेंशन करना, कि आप इतने अमाउंट से कंपनी खोलना चाह रहे हैं, ठीक है। वो अमाउंट कहलाता है आपका ऑथराइज कैपिटल, यानी आप इतने के ही हकदार हैं, इतने कैपिटल को में ही आप कंपनी खोल सकते हैं। अब मान लीजिए 1 करोड़ से जहां 2 करोड़ कैपिटल इशू कर दी अगर पब्लिक को वो कंपनी, तो वहीं पे रजिस्ट्रार अगेन एक्शन में आ जाएगा कि आपको अथॉरिटी दिया गया है 1 करोड़ का, 1 करोड़ का, उससे ज्यादा अमाउंट नहीं इशू कर सकते हैं, ठीक है, समझ आया? Yes. नहीं चल रहा है, गारंटी ma'am. वैसे मैं मीटिंग एंड करूंगी, आप लोग के दिमाग से सब चला जाएगा। मैम एक क्राइटेरिया सेट रहता होगा इससे ज्यादा। हाँ, क्राइटेरिया सेट होता है, मतलब ये रिस्ट्रिक्शन है कि इतना ही अमाउंट आप कर सकते हैं। वो जो आप अमाउंट करेंगे आपको मेंशन करना पड़ेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, कि इतना अमाउंट से हम शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। और इसी पे डिपेंड करेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन फी कितना है। समझ आ गया प्रेरणा? अब आगे बढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन जो होगा उसमें आपका जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी है वो सारा डॉक्यूमेंट अब तक तो आप दे दिए, अब सारे डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनाइज किया जाएगा, केयरफुली चेक किया जाएगा कि सारा को सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं। अब अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो आपका जो कंपनी का नाम है वो अब रजिस्टर में आपका मेंशन हो जाएगा, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी रजिस्टर में मेंशन कर लेंगे कि ये कंपनी का नाम है आपका, अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं तो, ठीक है। और फिर आपको मिल जाता है ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, CINC नंबर, उसके बाद ही आप कोई कंपनी, यानी स्पेशली प्राइवेट कंपनी तो यहाँ खोल ही सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनी तो सेकंड स्टेप में खोली जाएगा, सेकंड स्टेज में। तो CINC नंबर का, ये CINC का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर टू द कंपनी, ठीक है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर आपको मिल जाता है कंपनी का, और ये स्पेसिमेन है, ठीक है। अब इसके बाद आप इंटर करते हैं थर्ड स्टेज में, यानी अगर आप पब्लिक कंपनी हैं तो अब आपके पास ये तीसरे स्टेज में कैपिटल पब्लिक से इशू करवाने का हक है।
अब शेयर, डिवेंचर, इन सब चीजों को गवर्न करने के लिए आपके पास एक गवर्निंग रेगुलेटिंग बॉडी है जिसका नाम है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। Security Exchange Board of India. यानी आपको जो भी आप शेयर इशू करेंगे, डिवेंचर इशू करेंगे, वो इंश्योर करना कि अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अप्रूवल होना चाहिए आपके पास सेबी का। ठीक है, सेकेंड आपका प्रोस्पेक्टस भी मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करने का नहीं है हक, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है। तो कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस मतलब क्या, बेसिकली एडवर्टीजमेंट है कंपनी का, ये सारा कंपनी का डिटेल वगैरह लिस्टेड होता है इसमें। तो कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी जो भी डिटेल आप प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है वो अगर या तो प्रोस्पेक्टस दीजिए या नहीं तो प्रोस्पेक्टस की तरह एक स्टेटमेंट होता है वो आप फिल करके रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप होता है अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रोकर। कंपनी अकेले हम चलाएंगे नहीं, हम ब्रोकर को अपॉइंट करना होता है, बैंकर्स को अपॉइंट करना होता है, सेक्रेटरी को अपॉइंट करना होता है, ऑडिटर को अपॉइंट करना होता है कंपनी के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली सारा काम हम लोग करेंगे नहीं, बैंक का कुछ काम होगा तो बैंकर है उसके लिए, ऑडिटर का काम है तो मतलब कुछ अगर क्या घपला हो रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है, उसके लिए ऑडिटर होता है। ठीक है, तो ये सबको अपॉइंट करना होता है। नेक्स्ट इज अंडर राइटिंग। अब ये अंडर राइटिंग मतलब क्या होता है, बाकी सब तो सुना अंडर राइटिंग मतलब, ये अंडर राइटर बता दीजिए, अंडर राइटर कहते किसको है, कोई आइडिया? नहीं, देखिए जैसे मान लीजिए मुझे कंपनी खोलना है, ठीक है, तो मेरी नई कंपनी है, मार्केट में हमको कोई लोग जान नहीं रहे, ऑब्वियसली मेरे ऊपर बहुत सारा रिस्क है। रिस्क क्या है, जैसे मान लीजिए हमको पब्लिक से कैपिटल उठाना होगा, तो कोई क्यों कैपिटल ले, कोई क्यों शेयर खरीदे मुझसे? ठीक है, मेरा तो कोई पहचान है नहीं, मार्केट में लोग जानते हैं नहीं, तो अगर कोई खरीदेगा शेयर तो क्यों खरीदेगा, किस बेसिस पे खरीदेगा? ठीक है, कुछ गुडविल तो होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बहुत सारा रिस्क है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हम जो भी शेयर आप मार्केट में उतारते हैं, ठीक है, जितना भी इशू करते हैं आप शेयर, तो उसमें कम से कम 90% आपका शेयर खरीदने वाला होना चाहिए। अगर 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं होता है तो विद इन 120 डेज, डेट नंबर ऑफ डेज याद रखिए, विद इन 120 डेज जितने लोग आपको पैसा दिए हैं उनको रिफंड कर देना होता है। यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रिस्क होता है किसी नए कंपनी के लिए। ठीक है, तो ये रिस्क को कम करने के लिए क्या किया जाता है कि अंडर राइटर को हक दिया जाता है सब्सक्राइब करवाने के लिए। अंडर राइटर यहाँ पे मतलब जैसे मान लीजिए जिसका ऑलरेडी मार्केट में गुडविल क्रिएटेड है, कोई ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो सकता है, कोई पार्टनरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, ठीक है, जो कि हमारा सब्सक्राइब करवा के दे दो, उनके गुडविल पे सब्सक्राइब करवा दो। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट तो काम करेगा नहीं, उसको जो अमाउंट पेबल होगा उसको हम लोग अंडर राइटिंग कमीशन बोलते हैं। यानी मैं अंडर राइटर्स को सब्सक्राइब करवाने के लिए अंडर राइटिंग कमीशन दूंगी, और वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, ये सब जो है वो अंडर राइटर कहलाता है। समझ आया? तो वही है अंडर राइटिंग। द अंडर राइटर फॉर द कैपिटल इशू आर अपॉइंटेड। ये भी अपॉइंट किसको करेंगे आप, ये आपका जिम्मा होता है। एंड एग्रीमेंट इज मेड विद ईच अंडर राइटर स्टेटिंग द अमाउंट अंडर रिटन एंड द अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है, कितना कमीशन आप देंगे वो सब मेंशन रहना चाहिए। प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, मतलब ऑब्वियसली आप सब पब्लिक को कैपिटल प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, ड्राफ्टेड और प्रिंटेड, और फिर कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस आपको देना होता है, इज फिल्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। फिर यहाँ पे लिस्टिंग क्या है, यहाँ पे आपकी कंपनी को लिस्ट करना होता है आपको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, तभी आप शेयर वगैरह में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है तो शेयर में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और फिर नेक्स्ट है आपका सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो जितनी भी बात मैंने अभी कही, 122 डेज, 90% ऑफ इशूड अमाउंट, वो सब सब्सक्रिप्शन में ये सारा आ जाएगा। यानी सब्सक्रिप्शन में कितना अमाउंट शेयर करना, मतलब मार्केट में उतारना है, कितना शेयर इशू करना है, ये सब डिसाइड करने का जिम्मा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म along with the application money are received by the company's banker. फिर the subscription list has to be kept open for the minimum period of 3 days, और फिर क्लोज कर दिया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के परमिशन पे। ठीक है,
नेक्स्ट ये देखिए 90% ऑफ द इशूड अमाउंट इज कंपल्सरी एज पर सेबी गाइडलाइन, ठीक है, must be raised within 120 days from the date of closure of the issue. In case it is not raised, मतलब एक भी 120 days तक में अगर आप कैपिटल रेज नहीं कर पाए तो सारा अमाउंट आपको रिटर्न कर देना पड़ेगा। कब तक? विद इन नेक्स्ट 10 days, ठीक है, 10 days के अंदर अंदर जितना भी अमाउंट आपको आया है वो सब आपको रिटर्न कर देना होगा, ठीक है। तो क्या पर्पस है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का? कि सबसे पहले कि नो कंपनी इज अलाउड टू कमेंस इट्स बिजनेस विदाउट राइजिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल। जब तक आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल नहीं है तब तक कोई बिजनेस शुरू नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि कम पैसा आएगा तो इफेक्टिवली काम नहीं होगा, नतीजा जितना पैसा आया है वो भी इफेक्टिवली उन लोगों को वापस नहीं मिल पाएगा। फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड क्या क्या? परचेज प्राइस ऑफ एनी प्रॉपर्टी बॉट और एग्रीड टू बी बॉट, ठीक है, उसके लिए परचेज प्राइस चाहिए कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जितना होता है लाइक अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज चार्ज वगैरह देना होता है। फिर रीपेमेंट ऑफ एनी मनी बोरोड फ्रॉम द एबव पर्पस, ठीक है। वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी जानते होंगे आप लोग किसको कहते हैं? दिव्या, वर्किंग कैपिटल। प्रेरणा, वर्किंग कैपिटल। मैम जो कैपिटल रेगुलरली यूज हो रहा हो बिजनेस रेगुलरली, हाँ, डे टू डे एक्टिविटी को रन करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए जो अमाउंट चाहिए होता है उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। लाइक अगर हम कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, अब उसको रन करवाने के लिए मेरे को पेट्रोल चाहिए, तो पेट्रोल हियर इज वर्किंग कैपिटल, ठीक है, और गाड़ी इज आपका फिक्स्ड एसेट। आ जाइए अलॉटमेंट की बात करते हैं। अब कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड ऑल ये सब हो गया, अब अलॉट करना है, यानी अब हमको शेयर सर्टिफिकेट वगैरह अब आपको देना होगा, ठीक है। तो आफ्टर सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज क्लोज्ड एंड एप्लीकेशन आर फॉरवर्डेड बाय द बैंकर्स टू द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रोसीड टू मेक अलॉटमेंट, ठीक है। ये तो अभी तक क्या हो रहा है, सब्सक्राइबर आ रहा है, मतलब अभी एप्लीकेशन मिल रहा है कंपनी कि हाँ आई विल परचेज द शेयर, इस तरीके से आपका एप्लीकेशन आ रहा है, ठीक है। अब अलॉट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन डेट भी अगेन यहाँ पे फिक्स है कि मस्ट नॉट बी अर्लियर देन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। 5 दिन से पहले, मतलब 5 से 10 दिन के अंदर अंदर आपको सारा कुछ अलॉट कर देना है, ठीक है, 5 दिन से पहले नहीं और 10 दिन के बाद नहीं, राइट। तो अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन मस्ट नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द फेस वैल्यू। अब जैसे 5% ऑफ द फेस वैल्यू मतलब क्या? जैसे मान लीजिए एक शेयर है सर्टेन अमाउंट का, ठीक है, 100 रुपये का अगर मान लीजिए शेयर है, तो कम से कम ये जो एप्लीकेशन अमाउंट आना चाहिए कम से कम 5% होना चाहिए फेस वैल्यू का, यानी 100 रुपीज का 5% कम से कम एप्लीकेशन मनी आपका आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस मस्ट बी रिसीव्ड इन कैश विद इन 120 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, अदरवाइज आपको बताया गया ऑल मनी रिसीव्ड फ्रॉम द एप्लीकेशन मस्ट बी रिफंडेड विद इन नेक्स्ट 10 days, ठीक है। द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मस्ट नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ शेयर इशू। जो अलॉट किया ऑब्वियसली जितना शेयर इशू करेंगे उतना ही आपका रहेगा, नंबर ऑफ शेयर उतना ही अलॉट कर सकते हैं, उससे ज्यादा पॉसिबल तो है नहीं। फिर ऑल मनी रिसीव्ड शैल बी केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट अंटिल द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज ऑब्टेन्ड। मतलब जब तक आपको बिजनेस शुरू करने का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तब तक आपको अलग बैंक अकाउंट में, सेपरेट बैंक अकाउंट में सारे पब्लिक से उठाए हुए सारे पैसे को रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है रिफंड की। रिफंड मतलब यहाँ पे क्या, अभी तक तो हम रिफंड की बात करें कि अगर 90% नहीं सब्सक्राइब हो पाया तो रिटर्न करना है। अब यहाँ पे हो गया 90% सब्सक्राइब, उस केस में रिफंड यहाँ पे क्या है, मान लीजिए 100 एप्लीकेशन आ रहा है आपके पास, ठीक है, तो 100 का 100 एप्लीकेशन सही हो इज नॉट नेसेसरी। अब मान लीजिए उसमें से मान लीजिए 10 गलत कुछ भरा हुआ है, ठीक है, या सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, राइट, तो उसमें क्या हो रहा है 90 ही होगा, बाकी 10 का क्या होगा, रिफंड हो जाएगा, लेटर ऑफ रिग्रेट लिख करके हम लोग वापस उन लोग का पैसा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर ऑफ रिग्रेट along with the money received are sent to the applicant to whom share could not be allowed, और लास्ट में मिल जाता है उन लोग को शेयर सर्टिफिकेट कि yes your application is accepted and I am going to allot you this share, this much share, ठीक है, are sent to the applicant who has been allotted share in the company. Such certificate must be sent within 3 months after allotment unless the period is extended by the company law board, ठीक है। यहाँ पे 3 month is compulsory.
फिर a company making an issue of share debenture must receive minimum of 90% subscription against the entire issue. ये सारा फिर वही बात है. और लास्ट में आपका आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. अब हम कैपिटल वगैरह जो भी था फ्लोटेशन मतलब उठाने का, रेज करने का, वो सब हो गया. अब आ गया कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का. कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मतलब जितना कुछ अभी आप ऊपर किए हैं वो सारा डिक्लेरेशन आप देंगे. क्या क्या डिक्लेरेशन देंगे? That share payable in cash has been subscribed for and allotted up to the minimum subscription. 90% तक हमारा पूरा हो गया है, वो डिक्लेरेशन आप देंगे. फिर declaration that every director has paid in cash the application and allotment money on his share in the same proportion as other, ये declaration. फिर third है that no money is payable or liable to become payable to applicant because of the failure. मतलब अगर failure हो गया कंपनी का, अभी तक मेरे ऊपर कोई liability नहीं है, ठीक है, अभी हम अलॉट किए हैं, पैसा अभी तक नहीं आया है हमारे अकाउंट में, ठीक है, तो यहाँ क्या है कि अब तक हम लाइबल नहीं है कोई भी अमाउंट देने के लिए, राइट. और लास्ट में है आपका स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन दैट द अबव रिक्वायरमेंट हैव बीन ड्यूली कंप्लाइड, और सारे सिग्नेचर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी का सिग्नेचर. और उसके बाद यहाँ से आपके पास आ जाता है ये सर्टिफिकेट, जहां से आप शुरू कर सकते हैं अपनी कंपनी. ठीक है, तो ये कम से कम आप क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये याद रखिए. 4 स्टेजेस ग्राफिकल इसी तरीके से चार्ट फॉर्म में बताइए और सबको आराम से एक्सप्लेन कर ही देंगे आप लोग. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो बताइए. मेगा, हाँ, मेगा समझ में आया? यस मैम. कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए? मैम 90% ऑफ 100 शेयर. ऑफ इशूड अमाउंट. 100 तो एग्जाम्पल, ठीक है. इशूड कैपिटल का 90% होना चाहिए कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन. और क्या बताया था? कितने दिन तक रेज हो जाना चाहिए? मेगा या मनीषा आप बताइए, कितने दिन तक रेज हो जाना चाहिए? मनीषा है कि चली गई? मनीषा, यस मैम. कितने दिन के अंदर अंदर सारा पैसा आ जाना चाहिए? पैसा इन द सेंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए एप्लीकेशन. मैम 13 days. यस मैम 120 डेज. ठीक है, तो यहाँ हो गया सारा स्टेजेस खत्म. अब हम लोग करेंगे शुरू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है. तो सबसे पहली बात, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या क्या कहते हैं इसको? प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, ठीक है, चार्टर्ड ऑफ द कंपनी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी. ठीक है, पॉइंटर्स में ये सारा बुलेट पॉइंट बना के ये सब लिख लीजिए. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द प्रिंसिपल और मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी. It defines the objects and power of the company and company's relationship with outside world. Outside world कहने का मतलब जैसे शेयर होल्डर है, ठीक है, या जनरल पब्लिक है. शेयर हम लोग को खरीदना है तो हम लोग कैसे जानेंगे सारा डिटेल? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू ही जानते हैं. ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है अगर एमओए पूछा जाए तो? प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, चार्टर ऑफ द कंपनी है. क्या मेंशन रहता है उसमें? तो ऑब्जेक्ट और पावर मेंशन रहता है कंपनी का. रिलेशनशिप कंपनी का शो करता है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ. ठीक है, बाकी यहाँ पे एक डेफिनेशन है गिवन बाय लॉर्ड मैकमिलन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सेट्स आउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी. ठीक है, इट इज सो टू स्पीक द चार्टर ऑफ द कंपनी एंड प्रोवाइड्स द फाउंडेशन ऑन विच द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज बिल्ट. ठीक है, ये एक तरीके से फाउंडेशन है, बेस है.
क्योंकि यही सारा कुछ दे करके आपको परमिशन मिलता है कोई कंपनी खोलने का। इट इनेबल्स पर्सन who deal with company to know its permitted range of activity. Permitted range of activity मतलब आप अपना पावर जान सकते हैं, किसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। जैसे अभी मैंने आपको बताया ऑथराइज कैपिटल इतना करने का मेरे पास पावर है, इससे बियॉन्ड आप जा नहीं सकते, ठीक है। सो इन द वर्ड ऑफ लॉर्ड केन्स ये बता रहे हैं एमओए ऑफ अ कंपनी इज इट्स चार्टर्ड एंड डिफाइन द लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ द कंपनी एस्टैब्लिश अंडर द एक्ट। फिर the memorandum contains the fundamental condition upon which alone the company is allowed to be incorporated। मतलब क्या क्या आपका रिस्ट्रिक्शन है ये आपका मेमोरेंडम बताता है, ठीक है, इतना लिख लेंगे। It also lays down the scope of operation of the company beyond which it cannot operate, ठीक है, इतना ही स्कोप है आपका, इससे बाहर आप नहीं जा सकते, ठीक है। The purpose of memorandum of association is to enable the shareholders, outsider में कौन कौन आ रहा है वो ये बता रहा है, shareholder, creditor and other who deal with the company to know its permitted range of activity, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके कंपनी से अगर एसोसिएटेड कोई होना चाहेगा आउटसाइडर, तो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखिएगा कि क्या क्या हमारा रेंज है, क्या क्या हमारा लिमिटेशन है, ठीक है। अब आगे देखिए, ग्रेट केयर शुड बी टेकन इन प्रिपेयरिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बिकॉज द कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड द लिमिट्स लेड डाउन इन द मेमोरेंडम। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी प्रिंटेड, पहले तो प्रिंटेड होना चाहिए, फिर डिफरेंट पैराग्राफ में होना चाहिए, फिर साइन होना चाहिए, ऊपर ही देख लिए कितने लोग साइन होने चाहिए, और एक विटनेस जरूर होना चाहिए सामने, ठीक है। तो और मेमोरेंडम मस्ट बी पब्लिश इन सफिशिएंट नंबर। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एक तरीके से, आप मानिए, इसीलिए पॉइंटर्स बना के या बुलेट पॉइंट बना के इसका नोट्स बना लीजिएगा आराम से, ठीक है। जितना भी मैं इंपॉर्टेंट लाइन बता रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछूंगी सबसे, ठीक है। एक बुलेट पॉइंट बना लीजिए एमओए और अच्छा नोट्स बना लीजिए, जितना इंपॉर्टेंट चीज है अभी मैं जो जो हम लोग डिस्कशन किए हैं वो लिख लीजिएगा। फिर द specimen and the common seal of the company should be fixed on the memorandum. The companies act contain for different form of memorandum, ठीक है, ये सब है। अब significance of memorandum, क्यों memorandum जरूरी है, तो MOA is the supreme document of the company। क्यों है ये रीजन यहाँ पे है, on the basis of incorporation and a company cannot be registered without MOA। अगर MOA होगा नहीं होगा तो रजिस्टर्ड ही नहीं होगा, ठीक है। बाकी अभी हम लोग डिस्कशन किए थे कि अगर उसकी एक्टिविटी के बियॉन्ड कुछ काम करते हैं, उसके लिमिट से बियॉन्ड कुछ काम करते हैं, तो क्या कहलाएगा, अल्ट्रा वायर्स, ठीक है, या फिर वॉइड। तो वायर्स मींस ही होता है ना बियॉन्ड द पावर, हाँ, और इंट्रा मींस विद इन द पावर। यस मैम। हाँ, फिर इवन द होल बॉडी ऑफ मेंबर कैन नॉट मेक इट वैलिड एंड बाइंडिंग फॉर द कंपनी एंड दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर, ठीक है। उससे बाहर अगर आप कुछ कर लेते हैं और पूरा मेंबर, जितना भी मेंबर मिल करके उसको आप वैलिड नहीं बना सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इन्फॉर्म्स द इन्वेस्टर्स फॉर द पर्पस फॉर विच देयर मनी विल बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी। आप इन्वेस्टर को बताते हैं कि आपका पैसे के साथ क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि दूसरे का पैसा है, आपको कॉन्शियसली इसको करना होगा, ठीक है। कुछ भी आप करेंगे तो आप लाइबल है उनको इन्फॉर्म करने के लिए क्या हो रहा है आपके मनी के साथ, आपको इन्फॉर्म रखना पड़ेगा, ठीक है। It makes known to the shareholder the extent of their liability, ठीक है। शेयर होल्डर्स को उनकी लाइबिलिटी का पता MOA से ही चलता है। फिर it defines the objective of the company, ठीक है। ऊपर ही हम लोग देखें कि पावर और ऑब्जेक्टिव किसमें मेंशन रहता है, MOA में। फिर it enables outsider to know whether the company is authorized to enter into particular transaction। और लास्ट में है it indicate the name and address of the people who have promoted the company। जो भी आप ऊपर देख रहे थे कि नेम एंड एड्रेस रहना चाहिए, वो सारा इसमें इंडिकेटेड रहता है। अब आ गई क्लाउजेस की बारी। क्लाउजेस आज करें या दिमाग हैंग हो रहा है, वैसे भी टाइम है नहीं, हालांकि क्लाउजेस थोड़ा ब्रीफिंग तो मैं कर ही चुकी हूँ। 5 टोटल इसमें क्लाउज होता है। नेम क्लाउज थोड़ा और डिटेल बताना होगा, एक क्लाउज वगैरह से आता है क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, ठीक है।